दोस्तों, एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा कंपनी की 4 खूबसूरत लड़कियाँ अपने नाच गानों से पूरे बारातियों का दिल बहला रही थी। वो लड़कियाँ इस तरह से अर्धनग्न कपड़ों में अपने शरीर का नुमाइश कर रही थी और इस तरह से गंदे गंदे इशारा करके पूरे बारातियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसे देखने के बाद यही लगता था कि ज़रूर एक बहुत बड़ा गदर इस बारात में होने वाला है। और थोड़ी ही देर में ऐसा ही कुछ हो जाता है। वो चारों लड़कियाँ अचानक से उस ऑर्केस्ट्रा से गायब हो जाती हैं। और ये जब पूरे बारात में और पूरे घरातियों को ये सारी चीज़ें जब पता चलता है कि चारों लड़कियां जो ऑर्केस्ट्रा वाली आई थी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कौन उनको गायब कर दिया, तो जो मंडप में शादी चल रही थी उसे बंद करना पड़ता है और पूरे घराती और बाराती उन चारों लड़कियों को ढूंढने लग जाते हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ी लेकर के इधर उधर उन चारों लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद वो चारों लड़कियां जब मिलती हैं और जिस हालत में वो लड़कियां मिलती हैं उसके बाद जब पता लगाया जाता है कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो पता चलता है कि इसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो लड़का जिसकी शादी हो रही थी उसी का बाप है। दोस्तों, ये चीज़ें जब पूरे बारात को और पूरे घराती और बाराती सबको जब पता चलता है तो एक हंगामा हो जाता है, काफ़ी हंगामा मच जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों उस लड़के की जिसकी शादी हो रही थी उसका बाप इस चीज़ में शामिल था, क्या उसने उस लड़कियों को गायब कराया था, क्या कहानी था। बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही दिल को द्रवित कर देने वाली स्टोरी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी रोमांचक स्टोरी है और चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज होता है, उनके बेटे की शादी थी। मनोज अपने एरिया में काफ़ी विख्यात व्यक्ति थे, काफ़ी बड़े लोग थे, काफ़ी पैसे रुपए वाले, काफ़ी संभ्रांत परिवार के लोग थे और अपने बेटी की शादी काफ़ी वो धूमधाम से कर रहे थे। तकरीबन 50 गाड़ियों से, 50 छोटी गाड़ियों से 250 से 300 लोग उस बारात में जा रहे थे। और मनोज ने अपने बारातियों के मनोरंजन के लिए एक उस एरिया का सबसे बड़ा जो काफ़ी फेमस ऑर्केस्ट्रा था उस ऑर्केस्ट्रा को भी उन्होंने किया था। तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास ये पूरी बारात को लेकर के 50 गाड़ियों के साथ 250 से 300 लोगों को लेकर के और बारात उनके घर से उस बगल के गांव के लिए प्रस्थान करती है। लड़की का गांव वहां से तकरीबन 25-30 किलोमीटर के आसपास में ही होता है और इन लोगों को पता होता है कि 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग आसानी से वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये लोग 5 बजे के आसपास अपनी पूरी बारात को लेकर के वहाँ से निकलते हैं और तकरीबन 7 बजे के आसपास उस लड़की के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो बारातियों का काफ़ी धूमधाम से स्वागत किया जाता है, खूब अच्छे तरीके से इनका खातिरदारी की जाती है। और जब इन लोगों का जलपान वगैरह करा दिया जाता है तो उसके बाद द्वार पूजा का प्रोग्राम होता है। और द्वार पूजा का जब प्रोग्राम हो जाता है तो पूरी बारात अपने तंबू में आ जाती है और वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तकरीबन रात के 9 बज रहे होते हैं और ऑर्केस्ट्रा वाले अपने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। और जितने भी बाराती और जितने भी उस गांव के लोग थे, घराती वगैरह, सब लोग ऑर्केस्ट्रा का आनंद लेने लगते हैं। ऑर्केस्ट्रा उस एरिया का, उस ज़िले का काफ़ी फेमस ऑर्केस्ट्रा होता है। उसमें से 4 काफ़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो अपने नाच गानों से पूरे बारातियों का मन मोह रही थी। उसी में से एक लड़की थी जिसका नाम था मोना। मोना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हर व्यक्ति उस बारात में, जितने भी लोग थे, उस मोना का डांस देखने के लिए हर व्यक्ति ललायित रहता था। हर व्यक्ति उस मोना की तरफ ही देखता रहता था। मोना की तरफ देख करके कोई किसी तरह का इशारा करता था, कोई किसी तरह का इशारा करता था, कोई अपना टार्च उसके मुंह पर बार देता था, कभी कोई लाइटर वगैरह उसके मुंह पर जलाता रहता था। और मोना काफ़ी हंसी खुशी से अपना डांस लोगों को दिखा रही थी। मोना जितनी खूबसूरत थी, दिल से भी वो ज़्यादा खूबसूरत थी। और कभी भी, चाहे कितना भी लोग उसे परेशान कर रहे थे, कभी किसी को कोई बातें नहीं बोलती थी और अपना डांस वो करती रहती थी। उसी बारात में बैठे हुए थे मनोज, जो कि उस लड़के के पिता थे जिस लड़के की शादी हो रही थी। ये भी एक अलग ही विचार के व्यक्ति थे। इन्हें भी इस तरह का डांस वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा आता था। चूँकि मनोज की पत्नी का देहांत हो गया था,
जब उनके बेटे का जन्म हुआ था उसके 4-5 साल के बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और तब से मनोज ने आज तक शादी नहीं किया था। काफ़ी घर वालों ने भी उनको कहा था कि शादी कर लो, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया था। लेकिन थे काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति, काफ़ी मौज मस्ती करने वाले व्यक्ति थे और वो बैठ करके वहीं पर आराम से उस मोना का डांस देख रहे थे, काफ़ी ऑर्केस्ट्रा में एंजॉय ले रहे थे। तभी उनका छोटा भाई आता है पंकज, और पंकज कहता है क्या कर रहे हैं आप, आपके बेटे की शादी है, वहाँ पर मंडप पे लोग बैठे हुए हैं और जयमाला का प्रोग्राम चलने वाला है और आप यहाँ पर बैठ करके ऑर्केस्ट्रा का डांस देख रहे हैं। अरे ऑर्केस्ट्रा तो आप कभी भी देख सकते हैं, कल भी जाने के बाद आपको अगर डांस देखना ही होगा तो कल इन लोगों को बुला दिया जाता, वहाँ पर आप डांस देख लेते। कम से कम अपने बेटे की शादी में तो आपको वहाँ पर होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि लड़के का बाप कहाँ पर है, और लड़के का बाप यहाँ पर बैठ करके और इस तरह से डांस देख रहा है और यहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है। चलिए वहाँ पर मंडप में, और उनको ले करके उनका छोटा भाई पंकज जो होता है वो मंडप में चला जाता है। और मंडप में जाने के बाद जयमाल वगैरह का प्रोग्राम काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। जो पैसा रुपया वगैरह होता है जो इनको देना होता है लड़की की तरफ से 2-2.5 लाख रुपए, वो लड़की के पिताजी इनको एक बैग में करके दे देते हैं और वो पैसा ले करके, और जैसे ही वो वहाँ का काम ख़त्म होता है फिर से ये यहीं पर ऑर्केस्ट्रा में आ जाते हैं और बैठ करके ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम काफ़ी मन लगा करके और देखने लग जाते हैं। वो जो लड़की मोना होती है, मोना इनको काफ़ी पसंद आ जाती है। कहने का मतलब कि जो लड़के के पिताजी होते हैं मनोज, उनको मोना काफ़ी पसंद आ जाती है और बार बार वो यही कहते हैं, वहाँ पर जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे बार बार मोना का ही डांस देखने के लिए वो बार बार कहते हैं। और इन्होंने थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लिया था, ये नशे में भी थे और पैसे भी खूब उड़ाते जा रहे थे। किसी भी डांस पर जब ख़ास तौर से जब मोना का डांस होता था तो दिल खोल करके 2,000, 4,000, 10,000 रुपये तक ये उड़ा देते थे, फेंक देते थे। और इसमें इनका सहयोग इनके गांव वाले कर रहे थे, इनको चढ़ा रहे थे गांव वाले। और जो घराती थे, घरातियों की तरफ से भी जो लड़की का एक फूफा था, फूफा भी ऐसे ही पूरे पैसे उनके ऊपर उड़ा रहा था, उन नाचने वालों के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा था। अगर फूफा 2,000 रुपये दे रहा था तो ये 5,000, 10,000 रुपये निकाल करके दे देते थे। और इनके गांव वाले यही कहते थे कि चाचा जी दबना नहीं है चाहिए, इन घरातियों को और जो भी ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, जो भी इस गांव वाले हैं, सबको पता चलना चाहिए कि किसकी बारात आई है, किसके बेटे की शादी है, और इन लोगों से दबना नहीं है, इन लोगों से आगे ही रहना है। और ये उनके बातों में चढ़ जाते हैं और चढ़ करके और पैसा उड़ाने लग जाते हैं, पैसा फूकने लग जाते हैं। और इस तरह से काफ़ी देर तक ये थोड़े ही देर में 1.5-2 घंटे के अंदर ही ये 1.5-2 लाख रुपए उड़ा देते हैं। इस तरह से शराब के नशे में भी होते हैं और उसके बाद इस तरह से पैसे ये उड़ाते रहते हैं और नाच देखते रहते हैं। तभी थोड़े देर के बाद जो उस प्रोग्राम का जो मालिक होता है, उस ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है, उसको अपने पास मनोज बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो मोना है, मोना की शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो वो कहता है उसका मालिक कि क्या करना है आपको, उसके शादी से क्या लेना देना है। वो कहते हैं उसकी उम्र कितनी है। तो उसका मालिक कहता है इसकी उम्र यही 24-25 साल के आसपास है, क्या करना है आपकी उम्र से और उसके शादी से। तभी वो कहते हैं कि मुझे उससे शादी करना है, मैं उसको अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम उससे मेरी शादी करवा दोगे। जो वो मालिक होता है उस ऑर्केस्ट्रा का, वो काफ़ी अलग प्रकार का व्यक्ति होता है, पैसे खाने वाला व्यक्ति होता है और यही सोचता है कि ये तो नशे में है, ये नशे में इससे जितना भी पैसा निकाला जाए, जो भी कह करके निकाल लिया जाए। तभी वो कहता है कि हाँ, उससे मैं शादी आपका करवा दूंगा, मेरे को 20,000 रुपये अभी दे दीजिए, मैं उससे आपका बात करवा देता हूँ और शादी करवा देता हूँ। वो यही सोचता है कि शादी क्या करेगा ये, अभी तो नशे में है, नशे में पैसे इससे जितना लेना है ले लो, और कल सुबह होते होते ये अपनी इज्जत के लिए और सारी चीज़ों के लिए दोबारा बात ही नहीं करेगा। और तभी ये 20,000 रुपये उसको निकाल करके दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे उससे एक बार बात करवा दो। वहीं पर जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, उन ऑर्केस्ट्रा वालियों को तैयार होने के लिए एक कमरा वहाँ पर दिया गया था, उसी कमरे में लोग तैयार होती थी। तभी वो जो मालिक होता है कहता है आ जाइए मेरे साथ, मैं अभी उससे बात करवा देता हूँ मोना से, और लेकर के कमरे में चला जाता है। और फिर मोना को भी बुलाता है और कहता है कि जाओ, ये जो लड़के की शादी है उसका बाप है, ये नशे में फुल टून है और इसके पास काफ़ी पैसे हैं, 2-2.5 लाख रुपए इसने अपने पर्स में रखा हुआ है, अपने एक बैग में रखा हुआ है, जितना पैसा तुम निकाल सकती हो उतना निकलवा लो। अभी नशे में है, जितना भी पैसा कहोगी उतना सब कुछ पैसा दे देगा, बस उसके मुताबिक जो भी वो कहता है हाँ हाँ करते रहना, उसकी बातों को मानते रहना, थोड़ा सा चढ़ाना और उससे जितना पैसा निकाल सकती हो निकाल लेना।
सुबह जब होगा तो उसके बाद तो ये जब नशा इसका टूटेगा तो सब कुछ भूल जाएगा और उसके बाद ये दोबारा पैसा मांगने भी हम लोगों के पास नहीं आएगा। इसलिए जाओ और उससे जितना पैसा निकालना है निकाल लो। मोना उसके तरफ देखती है और फिर उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर उस मनोज बैठा हुआ होता है और वहाँ जा कर के कहती है, हाँ बताइए क्या बात है, क्या करना चाहते हैं आप। तो मनोज कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे काफ़ी पसंद हो और मैं तुम्हें शादी करके अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तभी मोना कहती है, मोना एक अच्छे विचारों की लड़की थी, वो कहती है कि आप पागल हो गए हो, नशे में हो और जो मेरा मालिक है वो तो उसको तो पैसे चाहिए। आपको देख लिया है उसने कि आप नशे में हो तो वो चाहता है कि कितने पैसे इससे निकलवा लिया जाए, इसलिए उसने मुझे भी समझा करके भेजा है। इस तरह की बातें मत करो, आप मुझसे शादी कर भी नहीं सकते हो क्योंकि आप एक काफ़ी संभ्रांत परिवार के, काफ़ी बड़े परिवार के आदमी हो और आपके घर वाले कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और आप ये देख रहे हो कि जितनी मैं बाहर से आपको सुंदर लग रही हूँ, क्या मैं अंदर से भी वैसे ही हूँ। मेरे जीवन में काफ़ी दुख तकलीफ़ है, जब आप ये जानोगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो आप ये देख रहे हो कि इस स्टेज पर इसको इतने पैसे मिल रहे हैं तो इसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसके पास ज़्यादा पैसे वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी स्टेज पर हम लोगों को पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे ये मालिक ले लेता है। हम लोगों को तो 600-700 रुपये ही मिलते हैं। और मेरी माँ काफ़ी दिनों से बीमार है और उस मजबूरी में मुझे ये स्टेज प्रोग्राम करना पड़ता है और नाचना गाना पड़ता है क्योंकि मेरी माँ की दवा के लिए हर दिन 500 रुपये खर्च होते हैं और मैं अगर नहीं कमाऊंगी, 600-700 रुपये ही मिलते हैं, 500 रुपये तो मैं अपनी माँ की दवा में खर्च कर देती हूँ। 100-200 रुपये में किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को हम लोग काटते हैं। तो आप अगर जो कुछ भी सोच रहे हो वो गलत है। हमारा जीवन काफ़ी अंधकारमय है और हमारी और आपकी कभी भी मेल हो ही नहीं सकती, हमारी शादी हो ही नहीं सकती है। तभी जो मनोज होता है, मनोज की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उस समय 16-17 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और शादी होते ही 1-2 साल में ही उसको बेटा हो गया था और बेटे की भी उम्र उसकी ज़्यादा नहीं थी। 21-22 साल में ही अपने बेटे की उसने शादी भी तय कर दिया था, शादी भी हो रही थी। तो उसकी उम्र टोटल 40-41 साल के आसपास ही थी, उसकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी। और वो जो लड़की जो थी मोना, उसकी भी उम्र 24-25-26 साल के आसपास ही थी। तो बहुत एज का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो वो मनोज कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करना है चाहे कुछ भी हो और मेरे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। मेरी पत्नी का देहांत काफ़ी सालों पहले हो चुका था। मेरे घर वाले तो कहते हैं कि आप जिससे भी शादी करना चाहते हो कर लो, इसलिए मेरे तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारे घर के तुम्हारी माँ अगर तैयार है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं नशे में हूँ और नशे में ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें दिल से पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब इस तरह की वो बातें करता है तो मोना के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और मोना उसके गले से लिपट जाती है और कहती है कि मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं भी अपनी दुनिया बसा लूँ, मैं भी किसी को अपना पति बना लूँ और मैं भी किसी की पत्नी बन जाऊँ। इस तरह से नाच गाने से मैं भी थक चुकी हूँ, मैं भी अपना जीवन बसाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ कौन जीवन बसाने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं, आप अगर सचमुच दिल से मुझे चाहते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। लेकिन अभी मुझे स्टेज पर जाना पड़ेगा, मुझे नाचना पड़ेगा अभी, नहीं तो जितने भी आपके गांव के लोग हैं हर व्यक्ति मुझे ही बुला रहा है, मुझे ही देखना चाहता है। और देख रहे हैं आप बाहर कितना हल्ला हो रहा है, मोना 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 चिल्ला रहे हैं लोग और मुझे अभी नाचने के लिए जाना पड़ेगा। मनोज कहता है नहीं, तुम अभी नाचने के लिए नहीं जाओगी, अब तुम्हें मैंने अपनी पत्नी मान लिया है और ये पर्स लो, ये मेरे बैग लो, इसमें 2.5 लाख रुपए हैं, ये तुम रखो, अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाना, सब कुछ करना और अपने पास ही रखना ये 2.5 लाख रुपए। वो कहती है नहीं, मैं आपका पैसा क्यों लूँगी, अभी तक हमारी कोई शादी नहीं हुई है, हमसे कुछ ऐसी बातें नहीं हुई है और मुझे अभी स्टेज पर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं स्टेज पर नहीं जाऊँगी नाचने के लिए तो अभी लोग तोड़ फोड़ कर देंगे, हंगामा मचा देंगे। और अगर आपने मुझे अपनी पत्नी मान लिया है तो आपका जो बेटा है उसकी जो शादी हो रही है वो भी तो मेरा ही बेटा हुआ है और उसकी शादी में अड़चन आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी, शादी में रुकावट पड़ जाएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे स्टेज पर जाना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करिए, या आप अपने पैसे लेकर के चले जाइए। लेकिन वो पैसे नहीं लेता है और कहता है नहीं, ये पैसे अब तुम ही रखोगी, आज से मैंने तुम्हें दिलो जान से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम रखना नहीं चाहोगी तो बेशक मुझे सुबह तक दे देना, लेकिन अभी तो तुमको तुम्हारे पास ही रखना पड़ेगा। और उसको दे करके वो चला जाता है और जो मोना होती है और फिर से स्टेज पर जा कर के डांस करने लग जाती है। वहाँ लोग सीटियाँ बजाने लगते हैं, मोना के डांस से काफ़ी खुश होते हैं। थोड़ी देर नाचने के बाद मोना
नीचे अपने स्टेज से वापस अपने कमरे में जाती है और तभी वहाँ पर जो पंकज होता है, जो मनोज का छोटा भाई, वो फिर से कुछ लोगों के साथ आ जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको। एक बार मैंने आपको बताया कि आपके बेटे की शादी है, वहाँ मंडप पे आपकी ज़रूरत होती है, आप मंडप में चलिए, यहाँ पर आप ये सब देखने के चक्कर में पड़े रहते हैं। चलिए, वहाँ पर शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, शादी होने वाली है, वहाँ पर सिंदूरदान होने वाला है और जो बेटे का बाप है वो वहाँ पर है ही नहीं। पंकज काफ़ी नेक विचारों का था, अपने छोटे भाई का फ़र्ज़ खूब अच्छे से निभा रहा था। ये यहाँ पर उसका पिता जो मनोज था वो तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में बिजी था, अपनी यहाँ पर उस लड़की के साथ अय्यासियाँ कर रहा था, लेकिन पूरा हर चीज़ शादी का उसका छोटा भाई पंकज निभा रहा था। लेकिन जगह जगह पर जब बाप की ज़रूरत होती है और उसको बुलाया जाता है तो बेचारा भाग करके आता है और इसको फिर बुला करके ले जाता है और उसी हिसाब से आ करके और फिर इसको ले करके जाता है और वहाँ पर ये सिंदूरदान वगैरह कराने लग जाता है। और यहाँ जो मोना होती है, ये जब डांस करके और स्टेज से नीचे जाती है, अपने कमरे में जाती है, तो पीछे पीछे उसका जो मालिक होता है वो उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि तू अभी मनोज के पास गई थी, कितना पैसा उससे झीटा तुमने? वो कहती है कि मैंने कोई पैसा उससे नहीं लिया। तभी वो कहता है तेरे हाथ में ये जो पर्स है, ये इसमें तो काफ़ी सारे पैसे मुझे लग रहे हैं, ये मनोज का ही है, ये पूरा पैसा तू ले करके आ गई है और तू कह रही है कि मैंने कुछ पैसा नहीं झीटा, पूरा पैसा खुद ही खाना चाहती है और उसके हाथ से वो पर्स छीन लेता है। तभी मोना उसके तरफ कहती है ऐसा मत करो, ये उनका पैसा है और वो शादी में गए हुए हैं, शादी में कुछ वो मुझे दे करके गए हैं और कहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, अभी थोड़ी देर में तो लूँगा और उनका पैसा मत लीजिए, उनको वापस करना है मुझे। लेकिन वो मालिक नहीं मानता है, कहता है कि वो शराब के नशे में है, वो क्या पैसा लेगा, वो जो इस तरह से तुम्हें पैसा दे दिया उसको क्या पता है कि पैसा लेना है, क्या करना है। इस पैसे को अब हमारे पास आ गया, नाचने गाने वालों के पास जो पैसा आ जाता है उसको दोबारा वापस नहीं दिया जाता है, अगर हमारे पास पैसा आ गया तो हम उसको पैसा नहीं देंगे। और देखो मैं कौन सा एक अच्छा उपाय लगाता हूँ कि अभी हम यहाँ से 10-15 मिनट के अंदर ही ये पैसा वगैरह लेकर के निकल जाएंगे। और उससे पर्स ले लेता है, वो काफ़ी देर तक मांगती रहती है, आंसू बहाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि ऐसा मत करो, उन्होंने बहुत भरोसा करके मुझे पैसा दिया है और इस तरह से उनका पैसा मत लो। लेकिन वो पैसा देता नहीं है और अपने 1-2 लोगों को इकट्ठा करके और उनको एक प्लान समझाता है और कहता है मैं स्टेज के ऊपर जा रहा हूँ और मैं बातें करते करते और वहाँ से धड़ाम से गिर जाऊँगा और तुम लोग फिर हल्ला कर मचा देना कि इनको हार्ट अटैक आ गया है। अब इनको जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम बंद करके और इनको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा और उसके बाद ये प्रोग्राम यहीं पर क्लोज हो जाएगा और हम लोग चुपचाप पैसा वगैरह सब कुछ लेकर के निकल जाएंगे। और सेम यही चीज़ें वो स्टेज के ऊपर जा कर के करता है, लोगों से बातें करते करते धड़ाम से स्टेज के ऊपर गिर जाता है और उसके जो 1-2 लोग होते हैं वो आकर के हल्ला करने लग जाते हैं कि इनको तो हार्ट अटैक आ गया है, इनकी सांसें बंद हो रही हैं, इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। और तुरंत एक गाड़ी में बैठ करके, वो 2 गाड़ियों में बैठ करके पूरे ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले अपना पूरा साजो सामान वगैरह ले करके और उसको ले करके और वहाँ से भाग जाते हैं। ये चीज़ें जब धीरे धीरे उस मंडप में पहुँचती है जहाँ पर वो मनोज शादी कर रहा था अपने बेटे का, उसको भी पता चलता है, पूरे घराती बाराती सबको पता चल जाता है। तो बारात को, जो शादी को वहीं पर रोक दिया जाता है, शादी के प्रोग्राम को, और सभी लोग इधर उधर अपनी अपनी गाड़ी ले करके और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मनोज अपने भाई पंकज से सारी चीज़ें बता देता है कि जो मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे वो मैंने उस ऑर्केस्ट्रा वाली को दे दिया था और मैं बोला था कि मैं आकर के लूँगा। पंकज काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी नाराज़ होता है, अपने भाई से कहता है कि आप कैसे इंसान हैं, आपको बिल्कुल ही शर्म नहीं आती है, आप पैसे लेकर के और नशे में और उस ऑर्केस्ट्रा वाली को पैसे पूरा दे दिया आपने, आपके बेटे की शादी हो रही है और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है आपको इस तरह से कुछ कहते हुए। वो काफ़ी कुछ बोलता है। तभी मनोज उस जो मोना होती है, जब मोना से वो बातें करता है उस टाइम मोना का फ़ोन नंबर वो ले लेता है और मोना को भी अपना फ़ोन नंबर दे दिया होता है। मोना के फ़ोन नंबर पर वो फ़ोन लगा देता है और मोना उधर से उठा लेती है और इशारे में मोना बता देती है कि अभी हम लोग कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जब इन लोगों को पता चलता है, ये लोग चारों तरफ से जा करके, और उन लोगों को तकरीबन 3-4 किलोमीटर ही अभी तक ये लोग गए होते हैं, उन लोगों को चारों तरफ से जा करके घेर लिया जाता है और घेर करके उनको पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है उसको जब पकड़ा जाता है तो देखा जाता है कि वो आराम से फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है। मोना कहती है कि देखिए इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है,
ये जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक है इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये सारी चीज़ें करवाया है। इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था, ये इसका एक प्लान था और प्लान के तहत इसने सारी चीज़ें किया था। मैं इसको मना कर रही थी, इसके आगे हाथ जोड़ रही थी, मैं रो रही थी, गिलगिला रही थी कि उनके पैसे को लेकर के मत भागो, लेकिन ये मुझसे ज़बरदस्ती करके और पैसे को लेकर के भाग रहा था। ये सारी चीज़ें जब पता चलता है तो उस ऑर्केस्ट्रा के मालिक को लोग पीटने लग जाते हैं और उससे पैसा तुरंत छीन लिया जाता है। वो बैग उसके पास होता है, वो 2.5 लाख रुपए ले लिया जाता है। तभी उसमें से 1-2 बाराती और 1-2 घराती कहते हैं कि इन लोगों को ऐसे मत मारो, अभी हम लोग शादी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह का केस हो जाएगा और शादी के बीच में अड़चन आ जाएगा, पहले शादी कर लो, इन लोगों के से तो हम लोग कल चल करके मिल लेंगे, ये कहाँ जाएंगे। और उसके बाद सभी लोग उनको छोड़ देते हैं और वो जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं वो चले जाते हैं और साथ साथ में मोना भी जाने लगती है। तभी मनोज आवाज़ लगाता है, मोना तुम कहाँ जा रही हो। मोना वहीं पर ठिठक जाती है और मनोज कहता है तुम मेरे पास आओ। मोना भाग करके मनोज के पास आ जाती है और मनोज के सीने से जा कर के लिपट जाती है। ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर लोग देखते हैं तो सब ये दंग रह जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी मनोज सारी चीज़ें अपने भाई पंकज को और वहाँ पर जो उसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं और सबको बता देता है और कहता है मैं मोना को प्यार करने लगा हूँ और मैं मोना से शादी करना चाहता हूँ। जो उसका भाई पंकज होता है वो बिल्कुल ही बुरा नहीं मानता, वो कहता है ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो हम आपकी शादी कल करवा देंगे, पहले आज बेटे की शादी धूमधाम से कर लिया जाए और कल जब गांव चलेंगे वहाँ पर किसी न किसी मंदिर में या जब बहुभोज वगैरह वहाँ पर होगा, कल का जो प्रोग्राम होगा उसी प्रोग्राम में आपकी शादी भी करा दिया जाएगा। और उसके बाद सभी लोग मिल कर के और मोना भी साथ में होती है मनोज के, सब लोग उस बेटे की शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अगले दिन ये लोग दुल्हन को विदा करा करके और गांव चले जाते हैं और उसी दिन फिर अगले दिन मनोज और मोना की शादी वहीं के बगल के एक मंदिर में काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी धूमधाम से हो जाता है और बेटे और बाप का दोनों का फंक्शन एक साथ मनाया जाता है। दोस्तों उसके बाद जो मोना थी वो मनोज की पत्नी बन करके और काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लगी है, आज भी रहती है। और उधर जो उनका बेटा है वो भी अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहा है। परिवार में किसी भी तरह की कोई आपसी कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग काफ़ी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जो किसी के द्वारा पता चली थी, जिसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।